नमस्कार दोस्तों, साइन कैरियर कोचिंग के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहेगा पृष्ठ विद्युत वाहक बल का, जिसको बैक EMF भी कहते हैं और इसको काउंटर EMF भी कहा जाता है। ठीक है, बैक EMF के बारे में अपन DC मोटर के संबंध में भी चर्चा करेंगे और सिंक्रोनस मोटर के अंदर भी इसकी चर्चा करेंगे। DC मोटर के अंदर बैक EMF का क्या प्रभाव होता है, बैक EMF किसके ऊपर डिपेंड करता है, और सिंक्रोनस मोटर में बैक EMF का क्या प्रभाव होता है और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इन सब चीज़ों के बारे में अपन यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलो अपन शुरू करते हैं DC मोटर के अंदर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बैक EMF होता क्या है। बैक EMF आप किसको कहोगे? ठीक है, देखो आप ये तो समझते हैं कि DC मोटर के अंदर फील्ड वाइंडिंग होती है और आर्मेचर होता है। ठीक है ना, फील्ड पोल के द्वारा मेन फ्लक्स पैदा किया जाता है और आर्मेचर में जब आप करंट फ्लो करते हो तो आर्मेचर के ऊपर एक फोर्स लगता है जिससे आर्मेचर गति करता है और आर्मेचर घूमने लगता है। और आर्मेचर जब गति करेगा, रोटेशन करेगा, तो फील्ड फ्लक्स के द्वारा, फील्ड पोल के द्वारा जो फ्लक्स पैदा किया जाता है उस फ्लक्स के अंदर आर्मेचर गति कर रहा है। तो आर्मेचर जब फील्ड फ्लक्स के अंदर गति करेगा तो आर्मेचर में एक EMF पैदा होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना, और वह जो EMF होता है वो EMF सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है, वो EMF सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है और इसीलिए उस EMF को अपन बैक EMF के नाम से जानते हैं, या वो वह EMF सप्लाई वोल्टेज पे काउंटर अटैक करता है। ठीक है ना, इसीलिए उसको अपन काउंटर EMF भी कह देते हैं या पृष्ठ विद्युत वाहक बल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तो बैक EMF की परिभाषा है। बैक EMF का प्रतीक होता है, देखो EB। बैक EMF को EB द्वारा दर्शाया जाता है और चूंकि ये EMF है तो इसका मात्रक क्या होगा? वोल्ट। तो बैक EMF का मात्रक यदि आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे वोल्ट, प्रतीक इसका EB होता है। ठीक है, अब जिस प्रकार से DC जनरेटर के अंदर EMF पैदा होता है आर्मेचर के अंदर, और उस EMF का हमने एक समीकरण पढ़ा है जिसको DC जनरेटर के विद्युत वाहक बल के समीकरण के नाम से जानते हैं, और वो समीकरण क्या होता है? E = φZNP अपॉन 60 गुणा A। तो यहाँ पे DC मोटर के अंदर जो बैक EMF पैदा होता है EB, उस EB का समीकरण भी सेम जनरेटर के समान होता है। यानी बैक EMF का यदि आपसे समीकरण पूछा जाए तो आप कहोगे EB = क्या होगा? φZNP अपॉन 60 इंटू A। यहाँ पे फाई तो हो गया आपका मैक्सिमम फ्लक्स जो फील्ड पोल के द्वारा पैदा किया जाता है, Z है यहाँ पे आर्मेचर में कंडक्टर की संख्या, N है यहाँ पे आर्मेचर की गति, P है यहाँ पे नंबर ऑफ पोल और A है यहाँ पे समांतर पथों की संख्या। जो लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के अकॉर्डिंग A का मान अलग अलग होता है। ठीक है, लैप वाइंडिंग के लिए इसका मान P के बराबर होगा और वेव वाइंडिंग के लिए इसका मान हमेशा 2 होता है। सिंप्लेक्स की अपन बात कर रहे हैं, है ना। यदि प्लेक्स की संख्या बढ़ती है तो उसके अकॉर्डिंग A का मान भी डबल, ट्रिपल या 4 गुना हो जाता है। ठीक है ना, ये तो बात होगी आपकी बैक EMF के समीकरण की। अब देखो अपन बात करते हैं यहाँ पे कि DC मोटर के अंदर बैक EMF किसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो यहाँ देखो Z आपके नंबर ऑफ कंडक्टर जो कांस्टेंट होते हैं, Z क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। ठीक है, P यहाँ पे नंबर ऑफ पोल, ये भी हो गया आपके कांस्टेंट। A है यहाँ पे समांतर पथों की संख्या, ये भी हो गया आपका कांस्टेंट। यानी यहाँ पे Z, P और A तीनों क्या है? स्थिरांक है, कांस्टेंट है। ठीक है ना, और यदि अपन DC शंट मोटर की बात करें तो शंट मोटर के अंदर जो फ्लक्स पैदा होता है वह भी क्या होता है? कांस्टेंट, DC शंट मोटर के अंदर। ठीक है ना, तो यदि आप शंट मोटर की बात करोगे तो शंट मोटर के अंदर जो बैक EMF होता है EB, वो किसके समानुपाती हो गया आपका? N के समानुपाती, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें कांस्टेंट है। DC शंट मोटर के अंदर आपका फ्लक्स कांस्टेंट है, Z कांस्टेंट है, P भी कांस्टेंट, A भी कांस्टेंट और 60 का मान तो 60 होता है, ये कांस्टेंट है ही। और N क्या है? यहाँ पे वेरिएबल। यदि आप N को चेंज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका EB भी चेंज हो जाएगा। तो DC शंट मोटर के अंदर आपका बैक EMF गति की समानुपाती है। ठीक है, लेकिन DC सीरीज मोटर की अपन यदि बात करें तो सीरीज मोटर के अंदर फ्लक्स कांस्टेंट नहीं होगा, ये लोड के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए DC सीरीज मोटर की यदि आप बात करोगे तो सीरीज मोटर के अंदर बैक EMF, सीरीज मोटर में बैक EMF गति के साथ साथ फ्लक्स के भी समानुपाती है।
तो सीरीज मोटर के अंदर EB किसके समानुपाती हो गया आपका, N इंटू फाई के समानुपाती। तो कहने का मतलब ये है, यदि आप फ्लक्स को स्थिर रखते हो तो आपका बैक EMF गति के समानुपाती है, और यदि आप फ्लक्स को स्थिर नहीं रख पाते हो तो बैक EMF आपका गति के साथ साथ फ्लक्स के भी समानुपाती होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो अपन बैक EMF से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। बैक EMF के बारे में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, यदि अपन फैक्ट की बात करें, कुछ फैक्ट देखो, बैक EMF जो है, स्टार्टिंग के समय बैक EMF का मान, स्टार्टिंग के समय बैक EMF का मान, EB का मान कितना होता है, 0। स्टार्टिंग के समय DC मोटर में बैक EMF का मान कितना होगा, 0, क्योंकि स्टार्टिंग के समय गति का मान 0 होता है। स्टैंड स्टिल कंडीशन अपन उसको कहते हैं, स्टार्टिंग कंडीशन को अपन स्टैंड स्टिल कंडीशन कहते हैं, ठीक है ना। स्टैंड स्टिल कंडीशन में मोटर का आर्मेचर स्थिर होता है, और उस स्थिति में बैक EMF का मान क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि गति का मान 0 होने के कारण, ठीक है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है बैक EMF के बारे में कि बैक EMF का मान हमेशा, बैक EMF का मान हमेशा सप्लाई वोल्टेज से कम होता है। बैक EMF का मान हमेशा क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज से कम, यानी EB इज लेस देन V, ये हमेशा होगा। कभी भी बैक EMF का मान सप्लाई वोल्टेज से के बराबर नहीं हो सकता, या इससे अधिक नहीं हो सकता DC मोटर के अंदर, ठीक है ना। अब यदि बैक EMF का मान सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाए, मान लो बैक EMF का मान सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाए, उस कंडीशन में क्या होगा, तो यदि बैक EMF का मान सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो गया तो आपकी मोटर रुक जाएगी। क्या हो जाएगा, मोटर रुक जाएगी। अब मोटर रुक जाएगी, इसका कारण क्या होगा, बैक EMF सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो गया तो आप कहोगे मोटर रुक जाएगी। अब मोटर क्यों रुकेगी, इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि आर्मेचर के अंदर जो करंट फ्लो होता है IA, उसका एक फॉर्मूला होता है छोटा सा। आर्मेचर के अंदर जो करंट फ्लो होता है उसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। और वो फॉर्मूला क्या होगा, IA इक्वल टू V माइनस EB अपॉन RA। इस फॉर्मूले से अपन आर्मेचर की करंट ज्ञात करते हैं। अब यदि आपने बैक EMF का मान सप्लाई वोल्टेज के बराबर कर दिया तो यहाँ पे V माइनस EB का मान 0 हुआ कि नहीं हुआ, और इसके अंदर आप यदि RA का भाग दोगे तो IA का मान 0 हो गया, यानी आर्मेचर में करंट का मान 0। और आर्मेचर में जब कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो आर्मेचर के अंदर टॉर्क का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और आर्मेचर में टॉर्क जब 0 हो जाएगा तो फिर मोटर रुक जाएगी। टॉर्क ही पैदा नहीं होगा तो मोटर चलेगी कैसे। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बैक EMF का मान हमेशा सप्लाई वोल्टेज से कम होता है, और यदि बैक EMF का मान सप्लाई वोल्टेज के बराबर आप कर देते हो तो उस समय मोटर रुक जाएगी, और रुकने का कारण मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में देखो, DC मोटर के अंदर बैक EMF का क्या प्रभाव पड़ता है। DC मोटर के अंदर बैक EMF जो है वो एक तरह से गवर्नर का काम करता है। किसका काम करता है, गवर्नर का काम करता है, ठीक है ना, गवर्नर। अब गवर्नर का काम कैसे करता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि बैक EMF, यदि मान लो आपका मोटर की गति आपने कम कर दी, मान लो मोटर की गति कम हो गई तो बैक EMF कम हो गया, और बैक EMF यदि कम हो गया तो इस फॉर्मूले से आप समझ सकते हो कि जब बैक EMF का मान कम हो जाएगा तो आर्मेचर करंट का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो जब गति कम हो गई तो बैक EMF कम हो गया, बैक EMF कम होने से आर्मेचर की करंट बढ़ गई, और आर्मेचर की करंट बढ़ने से क्या हो जाएगा, आपका टॉर्क बढ़ जाएगा। आगे बात समझ में, यानी आपने गति को कम किया तो टॉर्क बढ़ गया, किसके कारण से, बैक EMF के कारण से। तो बैक EMF ने गति को कम करने के बावजूद टॉर्क को बढ़ा दिया। अब यदि गति आपने बढ़ा दी, यदि गति आपकी बढ़ गई तो बैक EMF भी बढ़ जाएगा। बैक EMF बढ़ेगा तो आर्मेचर करंट का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और आर्मेचर करंट का मान कम हो जाएगा तो आपका आर्मेचर टॉर्क का मान भी कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब गति बढ़ती है तो टॉर्क कम कर देता है बैक EMF, और जब गति कम होती है तो टॉर्क को बढ़ा देता है बैक EMF। तो इस प्रकार से जो बैक EMF है वह एक तरह से गवर्नर का काम करता है DC मोटर के अंदर, ठीक है।
उसके बाद में देखो बैक ईएमएफ के बारे में आपको एक फैक्ट और याद रखना है, एक फैक्ट और याद रखना है इसके अंदर, और वो फैक्ट क्या है देखो, डीसी मोटर के अंदर मैक्सिमम पावर कब पैदा होती है, डीसी मोटर के आर्मेचर में मैक्सिमम पावर कब पैदा होती है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो डीसी मोटर के आर्मेचर में मैक्सिमम पावर पैदा करने के लिए एक कंडीशन है, ठीक है ना, और वो कंडीशन क्या है देखो, मैक्सिमम पावर कब पैदा होगी, जब आपका बैक ईएमएफ आपका सप्लाई वोल्टेज से कितना हो जाए, आधा हो जाए, यानी ईबी का मान V/2 हो जाए। जब बैक ईएमएफ का मान सप्लाई वोल्टेज से आधा हो जाता है, उस समय मोटर के आर्मेचर में मैक्सिमम पावर पैदा होती है, अधिकतम पावर पैदा होती है। या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि बैक ईएमएफ और सप्लाई वोल्टेज का अनुपात, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बैक ईएमएफ ईबी और सप्लाई वोल्टेज वी, इन दोनों का अनुपात यदि 1/2 या फिर 0.5 EB/V, यानी ईबी और वोल्टेज का अनुपात यदि 1/2 या 0.5 होता है, उस समय आर्मेचर के अंदर मैक्सिमम पावर पैदा होती है, ठीक है ना। ये अनुपात भी कई बार पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो बैक ईएमएफ यदि सप्लाई वोल्टेज से आधा है तो मैक्सिमम पावर पैदा होगी, या बैक ईएमएफ और सप्लाई वोल्टेज का अनुपात यदि 1/2 या 0.5 है तो मैक्सिमम पावर पैदा होती है। कई बार अनुपात को उल्टा करके पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, यानी वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज और बैक ईएमएफ का अनुपात यदि आपसे पूछा जाए, मान लो V/EB, V/EB यदि आप लिखोगे तो इसका मान होगा 2, ठीक है ना। V/EB का मान यदि 2 है तो मैक्सिमम पावर पैदा होगी। यदि आपका EB और V का मान यदि 0.5 है तो मैक्सिमम पावर पैदा होती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको इसके अंदर ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे डीसी मोटर के अंदर बैक ईएमएफ का बहुत बड़ा महत्व होता है। बैक ईएमएफ जो है वो डीसी मोटर के अंदर आपका ऊर्जा रूपांतरण में मदद करता है। किसमें मदद करता है? ऊर्जा रूपांतरण में। अरे डीसी मोटर को आप सप्लाई देते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, ठीक है ना, वैद्युतिक शक्ति देते हैं अपन मोटर को, और मोटर अपने को यांत्रिक शक्ति देती है। तो वो वैद्युतिक शक्ति आर्मेचर के अंदर ही यांत्रिक शक्ति में रूपांतरित होती है, ठीक है ना। और वो जो यांत्रिक शक्ति पैदा होती है आर्मेचर के अंदर, उस यांत्रिक शक्ति को अपन किसके द्वारा दर्शाते हैं? EB × IA के द्वारा। यानी आर्मेचर में जो पैदा होने वाली यांत्रिक शक्ति है, उस यांत्रिक शक्ति को अपन EB × IA द्वारा दर्शाते हैं। तो बैक ईएमएफ जो है वो ऊर्जा रूपांतरण में मदद करता है, ठीक है ना, ऊर्जा रूपांतरण में। और ऊर्जा का मान कैसे ज्ञात करेंगे अपन? वैद्युत जो यांत्रिक शक्ति वहाँ पे पैदा होती है उसका मान अपन ज्ञात करते हैं EB × IA के द्वारा। अब देखो डीसी मोटर के अंदर बैक ईएमएफ एक बार छोटा सा मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। ये इसका फॉर्मूला है 5ZNP/60 × A। यहाँ से डीसी शंट मोटर की अपन बात करें तो बैक ईएमएफ गति के समानुपाती होगा। सीरीज मोटर की बात करें तो बैक ईएमएफ गति और फ्लक्स दोनों के समानुपाती होगा। स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ का मान 0 होता है, और जिसको अपन स्टैंड स्टिल कंडीशन भी कह सकते हैं, क्योंकि गति का मान स्टार्टिंग में 0 होगा। और बैक ईएमएफ का मान हमेशा सप्लाई वोल्टेज से कम होता है। यदि इसका मान सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाएगा तो मोटर रुक जाएगी। रुकने का कारण मैंने आपको बता दिया कि IA = V - EB/RA, और यहाँ से EB और V बराबर होने से ये V आपका आर्मेचर की वोल्टेज 0 हो जाएंगी, जिससे आर्मेचर करंट 0 हो जाएगी और टॉर्क का मान 0 हो जाएगा, मोटर रुक जाएगी। इसके बाद में जो बैक ईएमएफ है वो गवर्नर का काम करता है, और वो कैसे करता है मैंने आपको बता दिया। गति कम करोगे तो EB कम होगा, टॉर्क बढ़ेगा। गति बढ़ाओगे तो EB बढ़ेगा, टॉर्क कम होगा, ठीक है ना। तो गवर्नर का काम करता है। इसके अलावा मैक्सिमम पावर कब पैदा होगी? जब बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज से आधा होता है, और या फिर आप कह सकते हो EB/V का मान 0.5 या 1/2 हो सकता है, या V/EB का मान 2 हो। लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पे पावर का मान तो मैक्सिमम हो जाएगा, पावर तो मैक्सिमम पैदा होगी, लेकिन मोटर की एफिशिएंसी कितनी होगी? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि जब आपका डीसी मोटर के अंदर आर्मेचर में मैक्सिमम पावर पैदा होती है, उस समय मोटर की एफिशिएंसी कितनी हो जाती है? तो उस समय मोटर की एफिशिएंसी 50% हो जाती है।
उस समय मोटर की एफिशिएंसी 50% हो जाती है, ठीक है ना। तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी, आधी हो जाएगी, लेकिन पावर तो ज़्यादा पैदा हो रही है लेकिन एफिशिएंसी आधी हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी डीसी मोटर के अंदर बैक ईएमएफ के बारे में। अब देखो अपन बात करते हैं सिंक्रोनस मोटर के अंदर। सिंक्रोनस मोटर के अंदर बैक ईएमएफ का क्या प्रभाव पड़ता है और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो बैक ईएमएफ तो सिंक्रोनस मोटर में भी पैदा होगा, लेकिन डीसी मोटर के अंदर जो बैक ईएमएफ पैदा होता है वह गति के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन सिंक्रोनस मोटर में जो बैक ईएमएफ पैदा होता है उसका गति से कोई लेना देना नहीं होता है, वो गति के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। बल्कि सिंक्रोनस मोटर के अंदर जो बैक ईएमएफ पैदा होगा वह आपका किसके ऊपर डिपेंड करेगा। देखो सिंक्रोनस मोटर के अंदर, सिंक्रोनस मोटर में जो बैक ईएमएफ पैदा होता है वह डिपेंड करता है आपका एक्साइटेशन पर, यानी उत्तेजना पर, ठीक है ना, उत्तेजना पर। अब उत्तेजना का मतलब आप समझते हो, सिंक्रोनस मोटर के अंदर फील्ड वाइंडिंग जो होती है उसको अपन डीसी सप्लाई देते हैं, जिससे फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स पैदा करती है, मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा करती है, और इसको अपन कहते हैं एक्साइटेशन यानी उत्तेजना प्रणाली, ठीक है। तो सिंक्रोनस मोटर के अंदर आपको पता है कि सिंक्रोनस मोटर तीनों पावर फैक्टर पे काम करती है। इकाई पावर फैक्टर पे भी काम करती है, लैगिंग पे भी करती है और लीडिंग पावर फैक्टर पे भी काम करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब अपन एक्साइटेशन को चेंज करते हैं तो सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर चेंज होता है, और वो पावर फैक्टर कैसे चेंज होता है देखो, और बैक ईएमएफ का उससे क्या संबंध होता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो सिंक्रोनस मोटर के अंदर देखो एक्साइटेशन की 3 कंडीशन होती है, 3 कंडीशन। पहली कंडीशन हम लेते हैं नॉर्मल एक्साइटेशन। पहली कंडीशन कौन सी है यहाँ पे, नॉर्मल एक्साइटेशन यानी सामान्य उत्तेजना। यदि आपने एक्साइटेशन को सामान्य रखा है, यानी जितनी आपने फील्ड करंट में फील्ड करंट का मान जितना होना चाहिए उतना ही यदि आपने करंट का मान रखा है तो उसको आप कहोगे नॉर्मल एक्साइटेशन। नॉर्मल एक्साइटेशन के ऊपर क्या होगा देखो, बैक ईएमएफ का मान आपका सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। यदि आप सिंक्रोनस मोटर में उत्तेजना का मान सामान्य रखते हो, ठीक है ना, तो बैक ईएमएफ का मान किसके बराबर होता है, सप्लाई वोल्टेज के बराबर। और इस कंडीशन में सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर कितना होता है, यूनिटी। सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर कितना होगा आपका, इकाई होता है, यानी वो इकाई पावर फैक्टर पे कार्य करती है, ठीक है। तो यहाँ पे बैक ईएमएफ, सामान्य उत्तेजना पर बैक ईएमएफ का मान सप्लाई वोल्टेज के बराबर। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या होगी इसके अंदर, यदि आपने एक्साइटेशन को कम कर दिया, यदि आपने एक्साइटेशन को कम कर दिया यानी फील्ड करंट का मान कम कर दिया, तो उसको आप क्या कहोगे, अंडर एक्साइटेशन। उसको आप क्या कहोगे, अंडर एक्साइटेशन। और अंडर एक्साइटेशन का मतलब क्या हुआ, अधो उत्तेजना, अधो उत्तेजना, ठीक है। तो अधो उत्तेजना का मतलब क्या हुआ, जब आपका फील्ड करंट सामान्य करंट से कम है, आपने फील्ड करंट का मान कम कर दिया, उस स्थिति में आपका बैक ईएमएफ क्या हो जाएगा, बैक ईएमएफ इज लेस देन V, यानी बैक ईएमएफ का मान सप्लाई वोल्टेज से कम हो जाएगा, ठीक है। और बैक ईएमएफ का मान सप्लाई वोल्टेज से कम होने के कारण आपका जो पावर फैक्टर है मोटर का वो लैगिंग हो जाएगा, यानी मोटर लैगिंग पावर फैक्टर पे कार्य करेगी। आगे ना बात समझ में, यानी अंडर एक्साइटेशन पे बैक ईएमएफ का मान सप्लाई वोल्टेज से कम और पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, लैगिंग। फिर देखो आपने मान लो एक्साइटेशन को बढ़ा दिया, फील्ड करंट का मान आपने सामान्य से अधिक कर दिया, उस कंडीशन को आप कहोगे ओवर एक्साइटेशन। वो कौन सी कंडीशन कहलाती है आपकी, ओवर एक्साइटेशन। और ओवर एक्साइटेशन को अपन हिंदी में कहते हैं अधि उत्तेजना, ठीक है ना। तो सिंक्रोनस मोटर को यदि आपने अधि उत्तेजित कर दिया, उसके एक्साइटेशन को सामान्य से अधिक कर दिया, उस कंडीशन में आपका बैक ईएमएफ का मान सप्लाई वोल्टेज से अधिक हो जाएगा, ठीक है। और पावर फैक्टर मोटर का हो जाएगा आपका लीडिंग, यानी मोटर लीडिंग पावर फैक्टर के ऊपर कार्य करेगी,
ठीक है ना। तो अब देखो डीसी मोटर के अंदर मैंने आपको बताया था कि बैक ईएमएफ गति की समानुपाती होता है, गति के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि सिंक्रोनस मोटर के अंदर बैक ईएमएफ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्साइटेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। नॉर्मल एक्साइटेशन पे ईबी का मान सप्लाई वोल्टेज के बराबर, पावर फैक्टर का मान इकाई होगा, ठीक है। अंडर एक्साइटेशन पे, अधो उत्तेजना पे ईबी का मान सप्लाई वोल्टेज से कम होता है और पावर फैक्टर क्या होगा मोटर का, लैगिंग होगा, जबकि और एक्साइटेशन पे आपका बैक ईएमएफ का मान सप्लाई वोल्टेज से अधिक है और आपका मोटर का पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग होगा, ठीक है ना। तो सिंक्रोनस मोटर पे जो बैक ईएमएफ है वो आपका उत्तेजना के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से देखो बैक ईएमएफ जो है वो डीसी मोटर और सिंक्रोनस मोटर दोनों में इसके अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग बातों पे निर्भर करता है, ठीक है।